वो वहीं बिस्तर पर लेटते हुए बोली। हाँ, अब तक उनकी आदतों को मैं जान गई हूँ। झूठे हैं वो, झूठी अकड़ में डूबे रहने वाले हैं। वो मेरे सामने मुझसे बचने के तरीके खोजते हैं तो मेरे पीछे मुझे सीसीटीवी में देखने के तलबगार भी हैं। हाँ, कल सीसीटीवी वाली बात भी मैं उनसे पूछ कर रहूँगी। वो याद करती है तो याद आता है, एक रोज़ शाम को यूं ही वो साहिल के कमरे में गई थी। वहाँ इत्तेफाक से उसका टेप पड़ा था। उसे उठाकर देखा तो लॉक्ड था। पासवर्ड क्या हो सकता है, वो सोचने लगी। फिर फुर्ती और कॉन्फिडेंस से अपना नाम डाल दिया, रॉन्ग पासवर्ड। उसे खुद के दिमाग पर हंसी आई। वो बोली, मैडम इतनी खास भी नहीं अभी तक कि आपका नाम को पासवर्ड बनाया जाए। अच्छा फिर क्या, वो सोच रही थी और 3-4 अटेम्प्ट कर चुकी थी। ओह शिट, इट्स लास्ट चांस। फिर उसने कुछ सोचकर मल्होत्रा टाइप कर दिया। ये क्या, टैब अनलॉक हो चुका था। वाह कितना प्यार है अपने सरनेम से, या गुरूर। वैसे सूट भी काफ़ी होता है, साहिल मल्होत्रा। वो उसी के अंदाज में बोली और ख़ुद पर ही हंसने लगी। उसके अनलॉक होने पर राधिका ने देखा तो देखती रह गई। वो उसी के कमरे की फुटेज देखता था, पर क्यों? और ये तो गलत है ना। एक लड़की के कमरे में यूं ताका झांकी करना। उसे गुस्सा आया था, पर दूसरे नज़रिए से सोचा तो जाना उसने कभी गलत नज़र उठाकर देखा तक नहीं। ऐसा इल्ज़ाम लगाना गलत है राधिका। वैसे सोचा जाए तो एक बात और हो सकती है। वो क्या? वो सोचने लगी। उसका खुराफाती दिमाग बोला, हो ना हो वो उसके लिए कुछ महसूस तो नहीं करने लगा। हाँ यही होगा। वो खुश होकर टेप छिपाकर अपने साथ ले जाने वाली थी। बस उसकी बुरी किस्मत, साहिल तभी आ टपका। जब वो कुछ तलाश कर रही थी, उसकी आहट से ही वो कोने में किसी पर्दे के पीछे छुप गई। साहिल आदतन आकर बिस्तर पर कोट फेंकता हुआ घड़ी उतार कर कुछ सोचने लगा। टाई की नोट ढीली करते हुए उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। फिर वो फ्रेश होने चला गया। राधिका निकलने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि उसकी कुर्ती कहीं अटक चुकी है। वो उसे निकालने की जद्दोजहद में ही थी कि कुछ ही देर में साहिल बाहर आ चुका था, आईने के सामने खड़ा, गीले बाल झटकता हुआ। वह दिलकशी की हदें पार कर रहा था। गनीमत थी कि उसने बाथरोब तो पहना हुआ था, वरना क्या ही होता। सोचकर ही राधिका को अचानक से कमरे का तापमान बढ़ा हुआ सा महसूस होने लगा। बरबस उसके मुंह से उफ निकल गया और साहिल के तेज कानों में ये लफ्ज़ गूंज गया। वो उसी अदा से मुड़ा। राधिका देखती रह गई। हल्की दाढ़ी में उसका चेहरा अलग ही फबता था। उसकी कंजी आंखें सैकड़ों सवाल और ख्याल लिए रहती थी, जिन्हें करीब से देखने और देखते ही रहने की तलबगार अब वो दिन बर दिन बनती जा रही थी। उसके माथे पर बिखरे बालों के छोर से टपकती पानी की बूंदें उसे और भी हसीन बना रही थी। वो वाकई देखने लायक था, इतना कि वो उसमें खो ही चुकी थी। वो भी इस तरह कि उसे पता भी नहीं चला कि वो चलते चलते कब उसके इतने पास आ खड़ा हुआ। मिस राधिका, वो उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाकर बोला। वो अब जाकर होश में आई। वो निकलने की जल्दी में ये भी भूल गई कि उसकी कुर्ती अभी भी फंसी हुई थी, जिसके ना निकलने की वजह से ही वो अब तक यहाँ थी। वो बस भागने के चक्कर में झटके से अलग हुई तो कुछ फटने की आवाज़ पर उसकी आंखें बंद हो गई। साहिल उसे देखता रह गया। वो फुर्ती से दीवार से जा चिपकी और अपने चेहरे को हाथ में छिपाए खड़ी हो गई। राधिका का ये रूप भी देखने लायक था। जोर से आंखें नीचे खड़ी, वो बहुत क्यूट लग रही थी। साहिल भी उसकी शक्ल देखकर हौले से मुस्कुराया। फिर उसे देखते हुए ही उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ कर लिया। उसकी कुर्ती की एक आस्तीन हल्की सी फट चुकी थी। राधिका की सांस अटक गई। वो बिना उसे देखे ही जाने लगी, पर तब तक साहिल से टकराकर उसी की बाहों में झूल गई। साहिल के गीले बालों की बूंदें उसके चेहरे पर छिटक चुकी थी, जो अजीब सा एहसास करा रही थी। अचानक ही दिल की धड़कनें बढ़ती घटती सी महसूस हो रही थी। कितनी चालाक हो ना तुम, पर उससे भी ज़्यादा भोली। वो उसके चेहरे को देख कर बोला, क्या मतलब आपका? वो उसी स्थिति में बोली, हर रोज़ ये क्या करती रहती हो तुम? एंड बिग थिंग, तुम्हारी हरकतें अब तो मुझे गुस्सा भी नहीं दिलाती हैं। वो बहुत आराम से बोला। इतने वक्त में आज पहली दफ़ा उसका लहजा उसके प्रति नरम हुआ था। अच्छा फिर क्या करती है? वो खड़ी होती हुई बोली। अब फंसने की बारी साहिल की थी। कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। वो मुंह फेर कर बोला, ऐसे कैसे, बताओ। वो उसके सामने जा खड़ी हुई। तुम मेरी इजाज़त के बिना मेरे रूम में बहुत आने लगी हो, वो झूठी अगड़ में आकर बोला। में वो अटक कर रह गई। जो ही उसके कपड़ों पर नज़र ठहरी, साहिल अपना बाथरोब का बेल्ट खोलने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो झट से पलट गई। अपना दिमाग मत लगाओ। तुम्हारी कुर्ती फट चुकी है, अच्छा नहीं लगेगा यहाँ से यूँ जाओगी तो। मुझे आपका बाथरोब नहीं चाहिए। क्यों, हिम्मत नहीं है? कैसी हिम्मत? मुझे बिना, चुप, मैं मैनेज कर लूँगी, कहकर वो आईने में देखकर अपना जूड़ा खोलती हुई अपने बालों से कंघा छुपाकर बोली।
मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, वो मुंह बनाते हुए भाग चुकी थी और साहिल उसके जाते ही आईने में देखने लगा। खुले बालों में कितनी खूबसूरत दिखती है वह, वो बालों को झटकाते हुए बोला। उसका आईना भी आज खुद पर इतरा रहा था क्योंकि उसमें राधिका का अक्स जो समा चुका था। यूं तो साहिल को आईने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मगर आज उसने कई दफ़ा आईने को देखा था। वहीं राधिका अपनी बेकाबू धड़कनों को संभालती हुई कमरे में पहुंची और बिस्तर पर लेट गई। उसे ये ख्याल भीतर तक गुदगुदा रहा था, साहिल का अंदाज उसे कुछ नहीं बहुत कुछ महसूस कराने लगा था। उनकी आंखों में इतनी हसरतें, इतने सवाल, इतने ख्याल। उनके करीब जाने पर दूर हटने तक का होश नहीं रहता। ये कौन सा जादू टोना कर रहे हैं वो। और फिर वो उनकी कंजी आंखें जो बताती कम और छुपाती बहुत कुछ है। मुझे पढ़ना है उनको, उनके करीब जाना है। और उसी वक्त वो रुकी और अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, ये इतना तेज क्यों धड़क रहा है। सोचकर ही वो सोच के उस पहलू में पहुंच गई जहां वो उसके करीब था। याद करते ही वो खुद से ही सवाल करने लगी, उफ, कोई इतना हसीन भी कैसे हो सकता है। मतलब भगवान पूरी तरह से मेहरबान है साहिल मल्होत्रा पर। हसीन चेहरा, कातिल निगाहें, खामोश फिर भी शोर मचाते लब, बोलती आंखें, मगरूर शख्सियत। उनका वो अंदाज दुनिया के लिए भले ही पत्थर का दिल लिए फिरते हों, मगर मेरी करीबियत से उनमें धड़कनें आ ही जाती हैं, तो कोई चाह के भी खुद को रोक न पाए उनकी ओर खींचे चले जाने से। तो तुम भी खुद को कहाँ रोक पाई हो, है ना। दिल की गहराइयों से सवाल आया। हाँ, नहीं रोक पाई और ना ही रोकना चाहती हूँ, वो खोई हुई सी सवाल का जवाब देती हुई बोली। उसे अपनी भावनाओं को लेकर आज अपना विश्वास पर गाढ़ हो चुका था। साहिल आम था ही नहीं तो राधिका के लिए आम कैसे हो सकता था। वो खास से भी सीधा ऊपरी पायदान पर पहुंच चुका था, जिसकी घोषणा उसने फिलहाल धीमे ही की हो, मगर ये आने वाले वक्त में खूब शोर मचाने वाली थी। व्हाट द हेल आर यू डूइंग नीरज। वो अचानक ही उस पर भड़का। सर स्टॉप, यू नो वेरी वेल, मुझे गलती के बाद दी जाने वाली एक्सप्लेनेशन जस्ट चिढ़ है। पर एक बार मेरी बात तो। वो खुद को डिफाइन भी नहीं कर पाया। यू में गो नाउ, उसने सटीक लहजे में उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। नीरज भी चुपचाप वहां से निकल गया। शायद साहिल आज काफ़ी गुस्से में था। उसके जाने के बाद साहिल जोर से लैपटॉप बंद करते हुए खड़ा हो गया। उसे रात की कॉल वाली बात याद आ रही थी। कल ही 25th है और उसके जाने में एक बार फिर अड़चनें आती दिख रही थी। हाउ इज़ पॉसिबल, वो झल्लाकर फ़ोन पर बोला था। सर मैं समझ सकता हूँ बट। शट अप। कुछ नहीं समझते आप, ना ही कोई और समझेगा। अपनों का ना होना अलग बात है और उनके होते हुए इनसे दूर रहना बहुत अलग। मिस्टर मल्होत्रा, उनके पास मौका है तो वह इस्तेमाल करेंगे ही, पर आप इस बार। नो, मैं पहले भी उसी की वजह से रुका हुआ था, बट इस बार नहीं। इस बार मैं जाऊंगा। जाना कैसे होगा वो आप देखेंगे। और आखिरी बात, मुझे ना का कॉल नहीं आना चाहिए। उसने ज़ोर से टेबल पर फ़ोन पटक दिया। वो पूरी रात का सोया नहीं था। एक नई मुश्किल उसका रास्ता देख रही थी। ये जो बीते दिन राधिका के साथ से कुछ हल्के होने लगे थे, अब इस मुश्किल से फिर असरदार होने लग रहे थे। यही वजह थी साहिल के गुस्सा होने की। नीरज पर गुस्सा निकला वो अलग। वो तो आज सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पर राधिका से भी झगड़ कर उठा था। और उस वक्त भी बात इतनी बड़ी कहाँ थी, वो सोचकर ही खुद को गिल्टी महसूस कर रहा था। आखिर क्या गलती थी उसके सवाल में उसका सवाल पूछना। तुम्हें गलत लगा ही कैसे। तुमने ही तो ये हक दिए थे उसे इतने दिन से। उसने जब उनका इस्तेमाल कर ही लिया तो चिल्ला कैसे उठे तुम। मिस्टर मल्होत्रा, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपने राज होते हैं, और वो किसी इंसान मतलब मर्द औरत से जुड़े भी तो हो सकते हैं। होते हैं सो। उसने उसे घूरा। तो आप आपकी ज़िंदगी में आने वाली किसी औरत के बारे में बताइए, राधिका ने संजीदगी से पूछा। उसी वक्त साहिल ने नाश्ते की प्लेट किनारे कर दी, जिसके पास ही में रखा सूप का बाउल राधिका के हाथ से जा लगा कि गर्म सूप उसके हाथों पर छलक गया। वो उफ करके रह गई। तब तक पास खड़ी रजनी उसे देखने आ गई थी और साहिल भी टिश्यू पेपर देता हुआ खड़ा हुआ था, पर राधिका ने हाथ के इशारे से रोक दिया। ज़रूरत नहीं है सर, ना ही आपकी सिंपैथी की और ना ही आपके जवाब की। वो उसी पल टेबल से उठकर जा चुकी थी। साहिल के माथे की नसें तनने लग जाती थी जब वो उसे इस तरह के जवाब देकर जाती थी, पर उसे बुरा भी लगने लगता। एक सवाल ही तो था, जवाब नहीं देना था तो साफ मना कर देता। ये कौन सा तरीका था जवाब से इनकार का। वो उसी वक्त दंदनाता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया। अब कुल मिलाकर बात उसी फ़ोन कॉल पर अटकी हुई थी। वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, यहाँ आकर वो बेबस हो जाया करता था। उसे डर था कि ना का फ़ोन उसके पास ना जाए। इसी चक्कर में उसने फ़ोन ही बंद करके रख दिया और नीरज के साथ किसी साइट को देखने चल दिया। रास्ते में नीरज से नॉर्मल होकर बात करके ये एहसास कराया कि वो गिल्टी है।
नीरज भी अब उसे इतना तो जानता ही था कि बिना बात किए भी उसे और उसकी बोली जाने वाली बातों को समझ सके। कुछ देर तक सब ठीक था। वो शाम तक खुद को मीटिंग में बिजी रखने में कामयाब भी रहा। दिन निकल गया। नीरज को कहीं जाना था तो वो बीच में ही उतर गया और आते वक्त साहिल ड्राइव करने लगा। अचानक ही म्यूजिक प्लेयर पर हाथ चला गया। काफी वक्त बाद उसने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया था। उसे गाने ज़्यादा पसंद नहीं थे। वो पुरानी गज़लों का दीवाना था। सोचते हुए उसने अपनी मनपसंद गज़ल लगा ली। कोई ये बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही किसी और का क्यों है। यही दुनिया है तो ऐसी दुनिया क्यों है, यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। ये गज़ल उससे खुद से इत्तफाक रखती महसूस हो रही थी। उसके ख्यालों में बहुत सारे ख्याल एक साथ आ रहे थे, जिनमें यकीनन अब राधिका भी शामिल थी। वो उसे सब बताने के बारे में सोच रहा था। गाड़ी रोकी तो घर आ चुका था। फिर घर आने के बाद से ही वो बाहर लॉन में आकर अकेला बैठा था। दिसंबर की तीखी सर्द हवाएं उसे महसूस ही नहीं हो रही थी, पर राधिका क्वार्टर की खुली खिड़की से उसे देख रही थी, पर कुछ भी पूछने से डरती थी। वो उसके खुद से बताए जाने के इंतजार में थी। इसी तरह रात हो गई। तभी उसने पर्दे को किनारे करते हुए दोबारा बाहर झांका। वो वहां नहीं था। जाहिर था वो अंदर जा चुका था। वो उससे बात करने के लिए उसके घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर पहुंच गई। तभी उसने साहिल को घर के तीसरे फ्लोर पर, जो कि खाली सा ही रहता है, उस पर जाते हुए देखा। राधिका ने अपनी मौजूदगी के इतने दिनों में कभी साहिल को इस तरह नहीं देखा था। हाँ, वो कभी कभार शराब पी लेता था, पर आज उसके हाथों में शराब की बोतल थी। वो सुबह से ही परेशान सा था और ऑफिस से लौटकर भी तो सीधा कमरे में घुस गया। अब जब वो निकला तो उसका पीछा करते हुए वो एक कमरे के सामने रुकी, जिसका दरवाज़ा बंद था, पर कान लगाने से सब सुना जा सकता था। वो वहां खड़ी सब सुनती जा रही थी। साहिल अंदर किसी से बात कर रहा था। राधिका को भ्रम हुआ कि शायद वो फ़ोन पर बात कर रहा है, पर इस वक्त किससे और इस कमरे में आकर क्यों। फिर भी किसी की निजी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। ये सोचकर उसने जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि साहिल की बातें सुनकर वो वहीं रुक गए। ज़िंदगी जिन्हें सब कुछ देती है उन्हें शिकायत रहती है और भी ज़्यादा पाने की। पर यहाँ मैं इतना बदनसीब हूँ कि मेरे हिस्से दुनिया जहान की तमाम दौलत, नाम, रुतबा, इज्जत, ऐशो आराम सब है, फिर भी मुझसे गरीब इस दुनिया में शायद कोई नहीं है। क्योंकि मेरे पास रिश्ते नहीं हैं, मेरे अपने लोग नहीं हैं। थे भी तो ऊपर वाले ने बेदर्दी से छीन लिए और मुझे अकेला कर डाला इस भरी दुनिया में। राधिका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी और से नहीं, अपने आप से बातें कर रहा हो, या किसी को सोचकर, किसी की उपस्थिति को मानकर हाल दिल बयान कर रहा हो। उसकी आवाज़ में दर्द था, तड़प थी, एक टीस थी जो राधिका को बाहर खड़े हुए भी महसूस हो रही थी। उसके हाथ खुद ब खुद ही दरवाजे पर चले गए। उसका खुद का दिल भी भर आया। वो वहीं खड़ी रही, जैसे साहिल के बोले अल्फाज कान से नहीं दिल से सुन रही हो। वो भी तो यही चाहती थी। उसकी तो शुरू से यही तमन्ना थी कि साहिल खुलकर उसके सामने अपनी बात कहे। वो कहे कि उसकी ज़िंदगी में क्या कमी है, उसकी ज़िंदगी का खालीपन किस वजह से है, क्यों वो इस किस्म का है, क्यों वो इतना टूटा हुआ है, क्यों वो सख्ती का लिबास ओढ़े बैठा है। राधिका तो तैयार बैठी थी, अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर साहिल ने अपनी तरफ से एक कदम भी कब बढ़ाया था। पर आज वो अनजाने में ही सही कुछ तो कह रहा था। वो ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी, वो बस उसे सुनना चाहती थी। साहिल अचानक सिसकी लेते हुए सुनाई पड़ा, तो जैसे राधिका के दिल पर कई वार एक साथ हुए। वो बंदा जो रो रहा था शायद जानता भी नहीं था कि रोया कैसे जाता है, रोना कहाँ किसे जाता है, क्योंकि वो सारे एहसास दफन कर चुका था। उसमें सिर्फ गुस्से, अकड़ और नफरत के एहसासों की ही कुछ अवशेष बच पाए थे। वो भी अब झूठे से लगते थे। उसने दोबारा बोलना शुरू किया, तुम्हारी बहुत याद आती है। मैंने बिजनेस में अब तक चाहे कितना भी नुकसान देखे हों, कितना ही घाटे झेले हों, पर तुम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस हो। यू आर बिगेस्ट लॉस्ट इन माई लाइफ। वो कहते हैं ना, खजाने की कीमत उसके खो जाने पर ही पता लगती है। तो तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़जाना हो, जिसकी कीमत मैंने तुम्हारे रहते हुए नहीं जानी थी, जिसके लिए आई एम सॉरी, सो सॉरी। उसकी घुटी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे घुटनों में सिर दिया हो। पर साहिल अंदर किसी तस्वीर को लेकर रो रहा था। आई मिस यू। वो जैसे ही आगे कुछ कहता या किसी का नाम पुकारता, राधिका के हाथ से ही पास में पड़ा कोई वॉश गिर गया, और साहिल नशे में होने पर भी होश में आकर चुप हो बैठा। उसे अपने आसपास किसी के होने की आठ, नींद और नशे में भी हो जाया करती थी। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी मर्जी के बगैर कोई इस हालत में उसे देखे। वो चौकन्ना हो गया। उसने बिना देरी करते हुए दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया।
पर सामने तो कोई भी नहीं था। वहीं राधिका कमरे से सटे हुए बड़े से पिलर के पास सांसें रोके खड़ी थी। उसके जिस्म से जैसे जान निकलने वाली हो कि आज साहिल अगर उसे देख लेगा तो मार ही डालेगा। ये वाकई उसकी ज़िंदगी का सबसे निजी और गंभीर मुद्दा था, जिसमें वो जानबूझकर सेंध लगाकर बैठी थी। उसकी इस गुस्ताखी पर साहिल जाने कौन सी सज़ा देगा। साहिल ने अपने 2 कदम पीछे बढ़ाए और पिलर के पीछे खड़ी राधिका को निकालते हुए सामने की दीवार से लगा दिया। उसने अपने आसपास हमेशा सन्नाटा ही महसूस किया था, तो इन सब के बीच अचानक किसी शख्स की आहट का अंदाजा होना तय ही था। साहिल ने शराब की बोतल वाले हाथ से ही राधिका का चेहरा थोड़ी उठाकर ऊपर किया था। उसकी धड़कनें दड़ के मारे तेजी से चल रही थी, जो राधिका के साथ साथ साहिल भी आसानी से सुन पा रहा था। राधिका ने अपनी आंखें खोलने की हिमाकत की और साहिल को देखने लगी। उसकी कंजी आंखें नशे और गुस्से के चलते बेहद लाल हो चुकी थी। उसकी सूजी आंखें साफ बता रही थी कि वो अंदर कितना रोया था। उसके लिए आज उसे पहली दफ़ा हमदर्दी का भाव महसूस हो रहा था। अचानक शराब की बू से उसने मुंह फेरना चाहा, पर साहिल तो उसके और करीब आ गया। उनके बीच का फासला कम होता जा रहा था। साहिल गुस्से से लंबी सांसें भरे जा रहा था। वहीं राधिका तो सांस लेने के नाम पर बस हवा ही निकल रही थी। राधिका को लगा जैसे उसका दिल उछलकर उसके गले में धड़कने लगा है। उसने जल्दी से मुंह घुमा दिया। तभी साहिल उसके कानों के पास आकर फुसफुसाया, मिस राधिका, मेरे बारे में जानने की कुछ ज़्यादा ही डेस्परेशन है ना तुम में कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या कमी है मेरी लाइफ में। उसकी आवाज़ में शराब से कहीं ज़्यादा नशा था। वो बहुत धीमे मगर हर एक लफ्ज़ को चबा चबा कर बोल रहा था। मेरे बारे में जानना है तो चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। इतना कहकर उसने उसके चेहरे पर एक उंगली फिराई। बस उन्हीं पलों में राधिका की जान पर बन आई थी। उसे अपने यहाँ होने पर हद से ज़्यादा अफसोस होने लगा था। उसने अपनी आंखें मूंद ली। मोहब्बत का तलबगार हूँ मैं, ये कहते हुए उसके होंठ उसके कानों से जा टकराए और राधिका के कान जल उठे। साहिल के मुंह से मोहब्बत लफ्ज़ सुनाई जैसे बहुत बड़ी बात थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी देह में अजीब सी सिहरन सी होने लगी। सर्द रात में भी उसे तपन महसूस होने लगी थी। आज पहली बार साहिल उसके इतने करीब आया था। राधिका से ना तो सांस लेते बन रहा था ना छोड़ते। उसने हवा निगलते हुए ही कहा था, सॉरी। वो जाने लगी, पर साहिल की पकड़ मजबूत थी। वो नशे में था। वो यही नहीं माना। उसने गहरी नज़र से राधिका के चेहरे को देखा। बस उन्हीं पलों में उसकी आंखों में आए हर एक भाव पल भर में बदल चुके थे। फिर अपने आप को कमज़ोर पड़ता देख उसने अपना सिर राधिका के कंधों पर टिका दिया और राधिका की सांसें उन्हीं पलों में ही अटक गई। वो नींद में था या नशे में चूर, ये कहना बेहद मुश्किल था। पर जो भी हो, राधिका के लिए यही सही था। वरना आज होशो हवास में होता तो वह राधिका की इस गुस्ताखी पर उसकी जान ही ले लेता। वो दुबले पतले शरीर वाली लड़की थी। उससे साहिल जैसा फिट बंदा संभल ही नहीं रहा था। फिर भी उसने उसे कंधे के सहारे उसके रूम तक पहुंचाने का जिम्मा लिया। वो जाते हुए उस रहस्यमयी कमरे में जाना चाहती थी, पर साहिल ने अचानक ही उसकी कमर में घेरा डाल दिया। वो अपने जज्बातों को, अपने आप को और अपनी बाहों के घेरे में मौजूद साहिल को पकड़ती हुई उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। साहिल के कमरे में पहले से ही गुप अंधेरा रहता था। सर्द रात में सिर्फ उसके कमरे के टेरेस की तरफ जाने वाला दरवाज़ा खुला था, जिससे हल्की सी रोशनी आ रही थी। साथ ही आ रही थी सर्द हवाएं। राधिका ने साहिल को लिटाकर वो दरवाज़ा बंद किया। फिर उसके जूते उतारकर उसे कंबल ओढ़ाकर जाने का इरादा किया ही था कि तभी साहिल ने उसे अपनी तरफ खींचा और वो उसके सीने से जा लगी, जहाँ पहली बार चलती धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। उसकी हथेली उसके दिल की जगह पर रखी थी। उसे आज महसूस हुआ कि उसके सख्त सीने में वाकई एक दिल है जो धड़कना जानता था। राधिका उसकी धड़कन को कान लगाकर सुनना चाहती थी, मगर इस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं थे। वो उसकी शख्सियत से पहले भी वाकिफ थी कि वो उसे अपनी ओर खींचने में पूरी तरह सक्षम है, और आज तो फिर वो अपने होशो हवास में ही नहीं था। तो कुछ भी हो सकता था, या कहीं उसके जज्बात ही क्यों ना भीग जाएं। वो झट से उससे अलग होकर जाना चाहती थी, पर साहिल के इरादे आज कुछ बदले से थे। उसने राधिका के चेहरे को बंद आंखों से ही महसूस किया और उसके होंठों पर उंगली फिराने लगा। तभी राधिका ने उसे रोक दिया। सर, आप नशे में हैं। वो नशे में चूर होने की वजह से ये जान ही नहीं पाया कि वो क्या कर रहा है। वो शराब का आदी था, पर उसकी कमज़ोरी ये थी कि शराब में रोने पर उसे नशा सवार होने लगता, और वो भी इस कदर हावी होता कि उसे मालूम ही नहीं रहता। वो अपनी हद में रहते हुए और राधिका के टोके जाने पर भी उसके चेहरे को अपने करीब ले आया था और बंद आंखों से ही उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए।
इधर बेचैनी इस कदर बढ़ चुकी थी कि राधिका को सांस लेना मुश्किल लग रहा था। वो अपनी सांसें रोके यूं ही पड़ी रही, पर जब साहिल शांत हुआ तब उठकर जाना चाहा। तभी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। है, डोंट लीव मी राधिका, उसने रोकने के लिहाज से रिक्वेस्ट करते हुए उसे पहली दफ़ा नाम से पुकारा था। वो भी इसी इंतज़ार में थी। रुक गई और वहीं बैठ गई। साहिल उसके पास होने के एहसास से ही खुश होकर उसकी गोद में ही सो गया। उसकी आवाज़ में एक गहरी तड़प थी जो उसके भर्राए गले के ज़रिए बाहर आई थी। मैं बहुत अकेला हूँ इस घर में, इस दुनिया में, और अपने आप में। मुझे चाहिए कोई जो मुझसे ज़्यादा मेरा हो, मेरे मुकाबले का कोई जो आ जाए मेरी लाइफ में। और इस बार राधिका ने पूछा, और रह सके मेरा बनकर। इतना कहकर वो फिर उसके हाथों को चूमने बढ़ा, पर राधिका ने उसके लबों पर अपनी हथेली रख दी और उसे वहीं रोक दिया। साहिल भी मुस्कुराता हुआ सो गया। राधिका उसे देखती रही। उसे इंतजार था कि वो इससे आगे भी कुछ बताएगा अपने बारे में, पर वो सो चुका था। खैर, राधिका फिर भी एकटक उसे यूं ही देखती रही। उसके लिए ऐसे पल बहुत मिन्नतों के बाद आए थे। जहाँ साहिल उसके इतने करीब था, वो उसकी गोद में बेफिक्र सोया हुआ था। उसकी मासूम सी सूरत पर वो अपना दिल एक बार फिर हार बैठी थी। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे को देखने के लिए और देखते ही रहने के लिए उकसा रहे थे। राधिका ने हिम्मत करके उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा। उसका चेहरा गर्म हो चुका था। आंखों के कोर अब भी गीले ही थे और शिकायतें करने वाले सुर्ख गुलाबी लब अभी खामोश थे। राधिका को जाने क्या ही सूझा। उसने आगे बढ़कर अपने होंठ उसकी आंखों पर रख दिए और उनसे आंसू की बूंदें चुन ली, जैसे हमेशा से उसके दर्द को यूं ही आत्मसात करने की तलबगार रही हो। मिस्टर मल्होत्रा, आपका हर गम सुनने को कब से तैयार हूँ। अब तो आपका गुस्सा झेलने की हिम्मत भी बटोरना सीख चुकी हूँ। आपकी झूठी अकड़ और नफरत की आदी हो चुकी हूँ, इतनी कि मोहब्बत होने लगी है आपकी नफरत से। मगर ये अब भी जानना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा गम है जो आपको रुला गया। वो हर बात जानना चाहती हूँ, आपकी ज़िंदगी की हर छोटे बड़े पहलू को विस्तार से सुनना चाहती हूँ। आपकी बनना चाहती हूँ, आपको अपना बनाना चाहती हूँ। ये कभी सामने से मेरे मुंह से नहीं सुन पाएंगे आप, क्योंकि आप क्या महसूस करने लगे हैं पहले वो जानना है मुझे। आपकी ज़िंदगी में मेरी जगह, मेरी अहमियत देखनी है पहले मुझे। हाँ, मगर ये एहसास, जज्बात आपके लिए कभी बदलेंगे नहीं, पर आप क्या महसूस करते हैं ये जानना है मुझे। उसके बाद ही मेरी मोहब्बत को लफ्ज़ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं खामोशी रहूँगी। राधिका उसके वजूद का पूरा मुआयना कर रही थी, जैसे बरसों से यही ख्वाब था उसका। उसके बालों में उंगलियां फिराना जैसे उसका ड्रीम कम टू वाला पल हो गया था। अभी अगर ये नशे में ना होते तो किस तरह देखते मुझे और कहते, आजकल मेरे बहुत करीब आने लगी हो मिस राधिका। उसी पल में आपके और ज़्यादा करीब जाती और पूछती, क्यों घबरा रहे हो मेरी करीबियत से। वो दोनों के सवाल जवाब खुद ही दे रही थी और अंदाज लगाए जा रही थी उसके गम की वजहों की, जिनमें से एक औरत का होना उसे खटका। कौन हो सकता है इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान? है तो कोई शख्सी, कहीं उनकी लाइफ में सच में कोई औरत तो नहीं है। तभी ये मुझसे, और वो कोई है भी तो कहाँ? इन सब का जवाब तो यही दे सकते हैं। वो सोचती हुई उठ ही रही थी, क्योंकि पूरी रात यहाँ रुकना ठीक नहीं था। मगर साहिल ने नींद में भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था, तो वो वहीं उसके पास बैठ गई और बेड के पीछे की तरफ सिर टिका दिया। सुबह जब साहिल उठा तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। कल रात उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। उसने रूम बेल बजाकर महेश को बुलाया ही था कि उसे अपने बिस्तर के किनारे किसी और के होने का एहसास हुआ। वो उनींदी सी आंखों से उसे देख रहा था कि उसे यकीन नहीं हुआ। तुम? वो ज़ोर से चिल्लाया। उसकी नींद और नशा दोनों रफू चक्कर होते नजर आए। इधर बगल में लेटी राधिका की नींद टूट गई। वो जल्दी से खड़ी हुई और खुद को ठीक करने लगी। आप शट अप, क्या कर रही हो यहाँ? वो आदतन बिना उसे सुने ही उस पर हावी होने लगा। वो कल आप, राधिका भी कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि अगर बात निकलती तो वह पूरी बात पूछता। इनके पीछे की कसूरवार वही थी। लेट मी रिमाइंड, वो सोचने लगा। वो रात को परेशान था और उस कमरे में गया था। उसके बाद वो तस्वीर के साथ बातें करके मन बहलाने की कोशिश कर ही रहा था कि किसी के होने का एहसास हुआ। वो यही थी। इसने सब सुना होगा कि नहीं, पर वो वहाँ क्या कर रही थी और अभी यहाँ क्या कर रही है? उसे सच में कुछ याद नहीं आ रहा था। शराब में मैंने कही इससे अपनी पर्सनल लाइफ की बातें। नहीं, साहिल मल्होत्रा नशे में भी होश रखता है। मैंने कुछ नहीं कहा होगा। उसे फिर से यहाँ कैसे? वो बाल नोचे खड़ा हो गया। वो कल मैं, साहिल खुद डर रहा था कि कहीं उसने सब सुना तो नहीं। वो पलटकर अपनी बात कर रहा था। जैसे ही उसका लहजा बदलता देखा, वो नॉर्मल हो गई और अब की बार गंभीरता से बोली, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे हर बार कसूरवार ठहराते हैं आप।
लेकिन कल गलती आपकी थी। आप ही क्या? क्या गलत किया मैंने? उसने पलटते हुए पूछा। कल रात को आप नशे में लड़खड़ाकर इधर उधर गिर पड़ रहे थे। और और क्या किया मैंने? और आपने मुझे बताया। क्या बताया? यही कि वो इसी अंदाज में बोली जैसे किसी गहरे राज से पर्दा उठा रही हो। उससे वो झुंझला उठा। रुको, बातें बनाना छोड़ दो, मुझे अपनी लिमिट्स बताएं। पर तुम एक्सक्यूज़ मी सर, मैं तो आपको आपकी सही जगह लाई थी। मुझे यहाँ लाई, कहीं मुझे नशे में देखकर तुम्हारे ही इरादे। वो उसी अंदाज में बोला तो राधिका की कपकपी छूट गई। वो झट से पलट गई। मैंने कुछ नहीं किया, पर आपने। वो उसकी बीती वाली रात की हरकतें जाहिर करने ही वाली थी कि साहिल उसके और पास आ गया। उसके बिखरे बाल उसे मासूम बना रहे थे। कंजी आंखों में भले ही शराब का नशा उतर चुका था, मगर फिर भी वो नशीली लग रही थी। चेहरे का मुआयना करते हुए जो ही उसकी नज़र उसके होठों पर पड़ी, अचानक ही वो लम्हा जहन में होकर गुजरा। अगर मैंने ना रोका होता तो कल रात इन्होंने मुझे। वो अपने ख्याल में थी कि वो खुद से बात कर रही थी, पर असल में वो ये सच में बोल गई। और सुनकर साहिल के कान खड़े हो गए। अब उसके जहन में रात के कुछ पल पल भर में आकर गुजरे, जिनमें राधिका के साथ वो काफ़ी नज़दीक था। अब उसे याद आया वो सच में उसके करीब था। वो उसे देखता हुआ उससे कुछ और पूछता, तभी महेश काका उसे मोबाइल फ़ोन और नींबू पानी पकड़ाकर चले गए। मुझे भी चलना चाहिए। महेश काका के सामने उसे खड़े रहना भी अजीब लग रहा था। वो भी जाती उससे पहले साहिल गिलास को दूर फेंक कर बोला, रुको। उसने उसकी कलाई पकड़ ली थी, फिर महेश काका की तरफ मुड़ गया। काका, बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है आज आपने। क्या? कौन सी साहब? वह सहम चुके थे। टुडे इज़ 25th एंड लुक एट माई फ़ोन। वो फ़ोन उसके सामने करते हुए बोला, जहाँ अलग अलग नामों से बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। सर आप। वो बोलने में हिचक रहे थे। यस कंप्लीट। उसे पूरी बात सुनी थी। आप सो रहे थे। ओ गोश, व्हाट ए सिली रीज़न। और मैडम भी आपके साथ ही थी। तो महेश काका ने डरते हुए पूरी बात कर दी। तो राधिका की जान ही निकल गई। उसने आंखें मींच ली। उसे मालूम था बात उसी पर आनी थी। साहिल ने काका की बात पूरी होते ही मुड़कर जलती हुई नज़रों से उसे घूरा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ। क्या? वो उसकी मौसमी मिजाज को देखकर सहम चुकी थी। कुछ देर पहले उसका रवैया कैसा था, और अचानक से ही वो किस तरह का बर्ताव करने लगा था। बस यही सबसे बड़ा ऐब था उसमें। लुक एट द टाइम मिस राधिका। वो उसे फ़ोन दिखाकर बोला, 12 ओ। वो धीरे से बोली, यस 12 बज रहे हैं दोपहर के। फॉर द फर्स्ट टाइम मिस राधिका। मैं आज जा नहीं पाया, एंड कोई नॉर्मल बिजनेस मीटिंग नहीं मिस हुई मेरी, जो साहिल मल्होत्रा कहेगा और कल दोबारा हो जाएगी। इट्स डैम पर्सनल, यू डोंट हैव एनी आइडिया। वो उसके करीब जाकर बोला। उसकी दिमागी नसें तनने लगी थी। वो कांप रही थी, पर फिर भी पूछ बैठी, कहाँ? उसकी जिज्ञासा अब तक शांत कहाँ हुई थी। बोर्डिंग स्कूल। वो जोर लगाकर बोला। सर कौन है वहाँ आपका? वो बिना घबराए उससे पूछने लगी। शट अप, जस्ट शट अप, एंड इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इनफैक्ट डोंट टॉक टू मी। उसने उसका हाथ झटक दिया था। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। नतीजन लड़खड़ा गई। सर चुप, बिल्कुल चुप। इनफैक्ट गेट आउट। चली क्यों नहीं जाती तुम यहाँ से? यहीं से नहीं, बल्कि मेरे रूम से, मेरे घर से और मेरी ज़िंदगी से। वो बेशुमार गुस्से में गरजा। इस बार राधिका को भी गुस्सा आ गया था। वो भी कितना बर्दाश्त करे। आखिरी बातों पर उसकी आंखें नम होने लगी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि साहिल उसे जाने को कह देगा, वो भी इस तरह काका के सामने। काका तब तक सिर झुकाए जा चुके थे। उन्हें शायद बहुत पहले चला जाना चाहिए था। इस बार राधिका आंखों की कोर बेपरवाही से साफ करती हुई सख्ती से बोली कि शायद दूसरी बार में साहिल अपने शब्द सही इस्तेमाल कर ले। सोच समझ कर बोलिए मिस्टर मल्होत्रा। बोले हुए अल्फाज कभी दोबारा वापस नहीं लिए जाते। मुझे अफसोस भी नहीं। वो मुंह फेर कर तेवर से बोला। वो डबडबाई आंखों से देखती रह गई। सारी की सारी भावनाएं धरी की धरी रह जाती हैं जब वो अपनी शक्ति पर उतर आता है। अहम और गुरूर का बना पुतला था वो। उसमें बोलने का सलीका आज भी नहीं था। राधिका को एहसास हुआ कि वो कितनी भी कोशिश कर ले और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। नहीं, खामोशी से यहाँ से चली जा और देखना साहिल रोकेगा। दिल से जवाब आया। साहिल सिर पकड़े बेड के एक कोने पर बैठा था और राधिका दबे पाँव वहाँ से निकल गई। एक एक कदम पर आस थी कि वो रोकेगा, मगर नहीं, वो अभी अपने आपे में ही नहीं था। उम्मीदें बेकार ही जानी थी। वो बरसती आंखें और अधूरी आस लिए रूम से बाहर हो गई। सीढ़ियों से होकर हॉल में आई तो सर्वेंट स्टाफ उसे देखकर आपस में फुसफुसा रहा था, मगर महेश काका खामोश खड़े थे। वो उन्हें देखकर बाहर निकल गई। फिर क्वार्टर तक आते आते उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसे जाना होगा, ज़्यादा रुकना ही नहीं चाहिए था। आज दिल रो रहा था उसका। किस हक से ले आए थे वो मुझे? बस उसी हक से जाने को कह दिया, जैसे मेरा कोई वजूद नहीं उनकी नज़रों में। हम्म।
मिस्टर मल्होत्रा जैसे पत्थर के पुतले से उम्मीदें बेकार ही जानी थी। दिमाग ने तंज कसा। वो कमरे में कदम रखने वाली ही थी कि सोचने लगी, क्या है यहाँ जो वह ले जाए? कुछ भी तो नहीं, वो बिना कुछ लिए ही तो आ गई थी, तो वैसे ही जाना मुनासिब होगा। वो चुपचाप चली गई। उसका सामान हॉस्टल में पड़ा था, वो अब सिर्फ वहीं जा सकती थी। बाहर निकलने पर रोकने के लिए रजनी और महेश काका आए थे, पर जिसके आने की उम्मीद थी वही नहीं आया, तो बाकी के आने से क्या फ़ायदा। वो उन्हें बिना सुने बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। महेश काका ने उसी वक्त नीरज को फ़ोन मिला दिया। बाहर मौसम के मिजाज कुछ ठीक नहीं थे। क्रिसमस का दिन था और मौसम ने भी करवटें लेना शुरू कर दिया था। बड़ी सर्दी में वो नंगे पांव सड़क के किनारे चल रही थी। अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। जैसे तैसे हॉस्टल जाकर वो कमरे की तलाश करने लगी। उसे उम्मीद तो कम ही थी कि उसके दरवाजे अब भी उसके लिए खुले होंगे, पर शुक्र था कि उसका सामान पड़े रहने की वजह से ही कमरा अब तक उसी का था। यह भी साहिल ने ही किया था। जो भी था, जाने अनजाने में दूसरी बार उसी ने उसे सहारा दिया था और वो वहाँ रुकने का आसरा ढूंढ सकती थी। कमरे की चाबी लेकर रूम अनलॉक किया और ख़ुद को बिस्तर में समेट दिया। वो सोचकर ही सुबकने लगी। रात के वक्त उसकी सूरत जितनी हसीन लग रही थी, उससे खौफनाक रूप उसका अभी था। कौन सी निजी बात थी और कौन सा ज़रूरी काम जिससे उसने उसे रोका? पर नशे में तो वो खुद थे, बहके हुए तो वो खुद थे। फिर वह वजह कैसे बनी? मैं ही बार बार कसूरवार कैसे? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बोर्डिंग स्कूल, उसने दोबारा याद किया। 5th, हाँ यही तारीख, वही जगह। उनका वीक पॉइंट कौन है वहाँ? कहीं वही शख्स तो नहीं जिसकी कमी का जिक्र वो कल उस रात कमरे में कर रहे थे? नहीं, वो कोई भी हो, अब मुझे जानना ही नहीं है। अब तो साहिल मल्होत्रा खुद आकर भी बताए तब भी नहीं। मुझे कोई मतलब नहीं उनसे और ना ही उनकी पर्सनल लाइफ से। वो सिस्कियों के साथ ही चुप हो चुकी थी। खुद को फुसलाना कितना आसान होता है। काश ये पैंतरा साहिल पर भी काम कर पाता। वो रूठी थी उससे, ना कि वो दूर जाना चाहती थी। फिर उसने खुद का ध्यान किसी और तरफ लगाना चाहा और नीलम को फ़ोन मिला दिया। मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता हूँ उसके साथ, प्लीज़ गिव मी वन चांस। वो पहली दफ़ा किसी से मिन्नतें कर रहा था। नीरज बेबस महसूस करता था ऐसे में, क्योंकि यही मुद्दा था जिसमें वो कुछ नहीं बोल पाता था। आई एम सॉरी डैम इट कहकर उसने फ़ोन ही पटक दिया था। सर, अब वो उसके पास आया। नीरज, मैंने मिन्नतें करके मीटिंग फिक्स करवाई थी, अब वो औरत ले गई उसे। उसकी आवाज़ में तड़प थी। सर आप? हाँ, मैं इतना इरेस्पॉन्सिबल हो गया कि बिजनेस मीटिंग से भी ज़रूरी इस मीटिंग को अटेंड न कर सका। शराब का मुझ पर कोई असर ही ना होता अगर वो उसे। अचानक ही बिस्तर पर राधिका का होना याद आया। सब उस लड़की की वजह से हुआ है। राधिका, उसे हैरानी हुई, क्यों वो उसे अब तक आसपास नहीं दिखी थी? वही, उसके सिवा और कौन? 100 बार कह चुका उससे कि दूर रहे मुझसे। साहिल में ईगो इस तरह शामिल था कि वो अपनी गलती होने पर भी नहीं मानता था। यही वो आज कर रहा था जिसका एहसास आज भी नीरज ने उसे कराया था। सर, चली गई है वो, गुड। पहली बार कोई ठीक काम किया उसने। सर सॉरी, बट वो खुद नहीं आई थी, आप ही लाए थे उसे। याद कीजिए, नीरज ने याद दिलाया कि किस तरह वो हॉस्पिटल से उसे यहाँ लाया था। कितनी कोशिशें की थी उसने सिर्फ उसे यहाँ अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए। साहिल ने मुंह फेर कर कहा, वो वक्त और था। होगा सर, मगर ये लड़की कोई और नहीं, ये वही थी, तब भी और अब भी, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना आपके हिस्से की गोली अपने ऊपर ले ली थी। जो आपके अकेलेपन की वजह जानने की तमाम कोशिशें हमेशा से कर रही थी। नीरज उसे सब याद दिला रहा था। साहिल गुस्से में भूल गया था, बट नाउ शी फेल। इनफैक्ट मैं कहता हूँ सही किया उसने, क्योंकि आपको समझना पत्थर पर सिर मारने के बराबर है। उसने पहली बार गुस्से में ऐसी बात उसे मुंह पर कही थी, वो भी बिना लाग लपेट के। नीरज, उसे अपने लिए ऐसे लफ्ज़ सुनने गवारा नहीं थे। सॉरी सर, बट आप आज गलत हैं। अपनी बीती रात की बात भले ही आपने मुझे नहीं बताई, मगर उसमें उसकी पूरी गलती थी ही नहीं। आई एम श्योर वो कल रात भी आपको जानने के लिए आपके पास रुकी हुई थी। थिंक अबाउट इट। नीरज ने उसे सपाट लहजे में कहकर बात ख़त्म कर दी। तो साहिल बुत बना खड़ा रह गया। वो क्यों इतनी साधारण सी बात खुद नहीं समझ सकता था? शायद नहीं, अपने अहम के कारण ही। और आखिरी बात, सर मैंने भी मिस्टर अग्रवाल से बात की है। आपको कल जाने दिया जाएगा अंदर। कब, कैसे? उसके चेहरे के भाव पल भर में बदल गए थे। सर, चीज़ें जल्दबाजी में नहीं, एहतराम से और समझदारी से संभाली जाती हैं, ना कि अहम और गुस्से से, नीरज ने कहा और बिना उसकी बात सुने चल दिया। यूं ही पूरा दिन बीत चुका था। साहिल शांत होने के बाद सोचता रहा, इतने गम क्यों देता हूँ उसे, क्यों इतना सताता हूँ? मेरे बारे में ही तो जानना चाहती है। कौन मिलेगा ऐसा हमदर्द जो दर्द देने के बाद दर्द मिलने की वजह भी ना पूछे और खामोशी से चली जाए? इतनी सख्ती भी सही नहीं।
जी खड़ा करके सब बता दे उसे। उसने अहम फैसला लिया। वो समझी नहीं तो? तुझे इससे कब से फ़र्क पड़ने लगा? पड़ता है कि कहीं वो चली ना जाए। यही नहीं, मैंने उसे मेरी लाइफ में आने ही नहीं दिया। वो जाएगी कहाँ? वो बिना इजाज़त के आ चुकी थी। साहिल, ये बात और है कि तुमने उसे निकाल दिया और वह चली भी गई। मुझे जाना चाहिए उसे फिर से बुलाने के लिए। कहाँ गई होगी वो? वो अपना फ़ोन तलाशने लगा। अगली सुबह कल रात के बाद उसने कुछ तय किया था और वो हॉस्टल के बाहर ही गाड़ी लगाए उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने उसे अपने आने के कई मैसेज कॉल करके उसे बताया था, मगर उसने जवाब नहीं दिया। आखिर में वो गाड़ी से उतरा और हॉस्टल के अंदर दाखिल हो गया। जाकर उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने उसे एक नज़र देखा। वो शायद कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी। ग्रे और वाइट कलर के सूट में वो नाराज़ अंदाज में भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने गौर किया, उसके कंधों पर दुपट्टा नहीं था। वो आसपास तलाश करने लगा और झट से अंदर घुस गया। ये आप? राधिका उसके बेधड़क अंदर घुसने पर उसे घूर रही थी, जबकि साहिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बेड पर उसका पर्स और दुपट्टा पड़ा था। उसने दुपट्टा लिया और उसके कंधों पर ठहरा दिया। राधिका उसकी अचानक होती हरकतों से हैरत में थी। उसके कुछ भी कहने के पहले वही उसे उठाकर बाहर ले आया और गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या ज़बरदस्ती है? और कहाँ जा रहे हैं हम? वो गाड़ी स्टार्ट होते ही ढेर सारे सवाल पूछ बैठी। बोर्डिंग स्कूल, उसने सपाट लहजे में इतना ही कहा और ड्राइव करना जारी रखा। राधिका भी उसके चेहरे की तरफ देखती रही। क्या है ये शख्स? सच में उसे अपने साथ बोर्डिंग स्कूल ले जा रहा है? वो इसी जवाब के इंतज़ार में थी, मगर कल तो किस तरह बिहेव कर रहा था। और जवाब ना देने से बचते हुए उसने उसे घर से जाने को भी कह दिया था। और आज ऐसे अब वो खुद उस जगह ले जा रहा है जहाँ जाने की, जिसके बारे में जानने की तमन्ना उसे कब से थी। कौन है वहाँ? रुकिए। उसी वक्त उसने ब्रेक लगा दिए, जैसे इसी इंतज़ार में था कि वो बीच में ही मना कर देगी। उसे मालूम था उसे कोई नहीं जानना चाहता उसके बारे में। ये भी अब तक दिखावे के लिए साथ थी। वो टेढ़ी मुस्कान से उसे देख रहा था। सीट बेल्ट पहनिए पहले आप। उम्मीद के उलट उसने हक से उसकी साइड वाला सीट बेल्ट खींचा। वो उसके चेहरे को देखता रह गया। ये खुद क्या थी, उसकी समझ से परे था। यूँ लाने पर कोई विरोध नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, बस सिर्फ मुझे जानने की चाहत लिए बैठी है पागल लड़की। जैसे कितनी बड़ी हमदर्द हो मेरी, जो मेरे इतनी बेइज्जती करने के बाद भी मेरे साथ है बिना किसी बातचीत के। वो कुछ ही देर में बोर्डिंग स्कूल के सामने खड़े थे। राधिका सोचते हुए कदम बढ़ा रही थी। वहीं साहिल पीछे की सीट पर अपना कोट और घड़ी रख रहा था। इस जगह को साहिल की नज़र अलग ही नज़र से देख रही थी। बस उसी नज़र राधिका देखने की कोशिश कर रही थी। वो बस उसके पीछे होली। प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर होते हुए गार्ड ने राधिका को देखा और उन्हें जाने दिया। सर, इट्स ए रिक्वेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसका बर्थडे था कल। उसने आखिरी हथियार डाल दिया था। सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मुझे इस बारे में पता था, बट आपने खुद मीटिंग फिक्स की और खुद नहीं आए थे। खैर, अब आप जा सकते हैं, उन्होंने भी नरमी से कहा। थैंक यू सो मच, उसने उठते हुए कहा। बट ये प्रिंसिपल का इशारा राधिका पर था। शी इज़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ओके। साहिल के झूठ पर वो उसे देखती रह गई। उठकर जैसे ही कुछ सवाल करती, साहिल ने पहली दफ़ा आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। उसी वक्त बाहर खड़े गार्ड ने तस्वीर लेकर किसी को भेज दी। साहिल को जैसे सब मालूम था, पर वो फिर भी ये करना चाहता था। आज सारे डर भुलाकर आया था। आज जब किसी ने पहली दफ़ा हाथ बढ़ाया था तो वो उसे खोना नहीं चाहता था। टू बी कंटिन्यू।